4 जून की तारीख इंडिया गठबंधन के लिए एक नई आशा की किरण लेकर के आई है। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में लगातार मेहनत करता हुआ दिखा, कहीं ना कहीं परिणाम भी उसको कुछ सुखद दिख रहे हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता सीपी राय साहब हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से जो आज रिजल्ट आए, वो रिजल्ट अप्रत्याशित था या आप लोग को लग रहा था इस तरीके के नतीजे आएंगे? क्या कहेंगे सर? नहीं, अप्रत्याशित नहीं था, बल्कि कुछ रिजल्ट जरूर ऐसा आया है जो थोड़ा मुझे निराश करता है। मैं ये मान के चल रहा था कि बीजेपी, जो मेरी अपना आकलन था, मेरा अपना जो राजनीतिक तजुर्बा है पूरी ज़िंदगी का, मैं बीजेपी को 176 और +-10 देख रहा था मैं, वो थोड़ा बढ़ गई है। मुझे लगता है कि वो शायद 220 से लेकर 230 तक बीजेपी की सीटें रहनी चाहिए। इंडिया गठबंधन को मैं मान के चल रहा था कि वो 300 की सीट होनी चाहिए, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो 270 से 280 के बीच में इंडिया गठबंधन आ जाना चाहिए। पर अभी भी लगभग 300 के आसपास एनडीए देखने को मिल रहा है। उतना निकलेगा नहीं। एनडीए है, मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी 220 से 230 सीट तक रहेगी। एनडीए बाकी दलों का भी कोई भरोसा नहीं कि लोग क्या करेंगे। इंडिया गठबंधन जीत करके आएगा और सरकार बनाएगा। संविधान और आरक्षण बचाने का सवाल है, उन मुद्दों का सवाल है जो 5 न्याय और 25 गारंटी में आए हैं। उन सवालों पर जो भी लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, वो सारी पार्टियां निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी दिखाई पड़ेंगी। सरकार बनाने की आप बात कर रहे हैं, सरकार बनाने को लेकर के इतने आश्वस्त कैसे हैं आप? क्योंकि आपके पास वो मैंडेट फिलहाल तो नहीं दिख रहा। मैंडेट किसी के पास नहीं है। बहुमत अगर बीजेपी के पास भी अगर 230 या 222 सीट आती हैं, तो अकेले बहुमत उसके पास भी नहीं है। पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो वही होगी, सबसे पहले तो वही कॉल। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी राजीव गांधी की भी थी। 1984 के बाद जो दोबारा चुनाव हुए थे, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उनकी भी थी, लेकिन उन्होंने क्लेम नहीं किया था क्योंकि वो आदर्शवादी लोग थे। उनको लगता था जो गठबंधन है दूसरा, वो बड़ा साबित हो रहा है। यहाँ पर भी गठबंधन बीजेपी से बड़ा साबित होगा और अगले 24 घंटे बहुत क्रूशियल हैं। अगले 24 घंटे में बहुत सारे राजनीतिक ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो निर्णायक होगी, और मेरा मानना है वो इंडिया गठबंधन के साथ होगी। इसमें ऐसा क्या होने वाला है? कौन लोग आपके साथ आ सकते हैं? आप किस तरीके से 272 का जादुई आंकड़ा आप लगता है? जो राजनीतिक हालात हैं, उन राजनीतिक हालात में नीतीश कुमार मार खा चुके हैं बीजेपी के साथ। मार खा चुके हैं? हाँ, मार खा चुके हैं इसलिए कि बीजेपी ने उनको हराने की कोशिश किया, उनको वोट नहीं दिया, पासवान को लड़ा करके उनको हरवाया कई जगह पर, फिर भी किन्हीं कारणों से फिर भी। पर अगर बात की जाए सर, जिस तरीके से आज की तारीख में जेडीयू ने अच्छी खासी सीटें वहाँ जीते ली है, लेकिन जेडीयू ये जानता है कि बीजेपी के साथ उसका हित सुरक्षित नहीं है। नीतीश कुमार की बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी थी, इस बार वापस जाने के बाद उनकी क्रेडिबिलिटी को डेंट लगा है। इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और लगातार हम लोग उसको महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर पुराने घर में वापस आएंगे और वापस से यूटर्न नहीं कहा जाएगा। संविधान बचाने के लिए, क्योंकि बीजेपी के साथ सवाल यह है कि वो संविधान खत्म करना चाहती है। ये चुनाव संविधान बचाने के सवाल पर भी हुआ है। जो लोग संविधान बचाए रखना चाहते हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो होता है उसको चालू रखना चाहते हैं कि सबके लिए स्पेस रहे, उनके लिए निश्चित तौर पर एक ये मौका है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करे और आरएसएस को, जो पीछे से सत्ता चलाती है, उसको सत्ता से बाहर करें। अच्छा, जिस तरीके से 400 पार का नारा था, उसके बाद ये रिजल्ट आना, इसके पीछे और बीच में जो एग्जिट पोल आए वो जो कहते थे, इन सब विषयों पर क्या कहेंगे? देखिए, 400 पार का नारा तो सिर्फ एक भद्दा मजाक था, कोई मतलब नहीं था। 10 साल सरकार आपकी चल चुकी, आपने तमाम वादे किए थे। पहले चुनाव में आप अच्छे दिन के नाम पर आए थे, दूसरे चुनाव में आप पुलवामा और बालाकोट के नाम पर आए थे। अब न पुलवामा था न बालाकोट था। अब सवाल ये था कि 10 साल में जो 2013 से 23 तक आपने तमाम वादे किए थे, उसमें से आपने क्या पूरे किया, क्या नहीं किए। तो उसके जब पलड़े में रखते हैं तो उसमें शून्य मिलता है, और अगर शून्य है, आपने कोई वादा ही पूरा नहीं किया, तो बड़ा सवाल तो यही था कि बीजेपी को लोग वोट क्यों दें। लेकिन फिर भी हर पार्टी का अपना एक वोट बैंक होता है, और उस वोट बैंक को बीजेपी ने, अपने वोट बैंक को जितना भी वो कायम रख पाई उसको कायम रखा है। लेकिन उसके मुकाबले में इंडिया गठबंधन का वोट बैंक बढ़ा है उन लोगों के द्वारा जो लोग बीजेपी से निराश थे। केएल शर्मा स्मृति ईरानी के सामने लड़ रहे थे और एक अच्छे मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की है, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? दरअसल वो एक रणनीति का हिस्सा था। स्मृति ईरानी जिस तरह की भाषा बोल रही थी, वो एक रणनीति थी कि वहाँ पर कोई बड़ा नेता न लड़े, एक हमारा जो कार्यकर्ता पिछले 30-35 साल से वहाँ काम कर रहा है उसको लड़ाया जाए और उससे स्मृति ईरानी को हरा दिया जाए। और हमको पता था स्मृति ईरानी 1 लाख से ज़्यादा वोट से हारेंगी, ये पहले दिन से पता था। तो कार्यकर्ता से हराने के क्या मैसेज देने की कोशिश है? क्या अहंकार को ऐसे हराना चाहिए। हमेशा ये बताना चाहिए कि कार्यकर्ता की कीमत भी बहुत है, और जो वफादार कार्यकर्ता 35 साल से काम कर रहा है, हमने उस पर भरोसा किया। और जो चुनाव को लोग बनाना चाहते थे, स्मृति ईरानी बना राहुल गांधी, हमने उनके इरादे को भोतरा कर दिया। सर, जिस तरीके से आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में मात्र 2 विधानसभा की सीटें आपके पास हैं, 2019 में मात्र 1 लोकसभा की सीट आपके पास थी, अब लग रहा है कि 6 से 7 सीटें आपके पक्ष में आ रही, लगभग 6 सीटें, इसको कैसे देखते हैं? हमको 10 के आसपास सीट मिलनी चाहिए थी। अभी सदर प्रसाद को बांस गांव में सिर्फ 110 वोट से हरा दिया गया,
900 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए, उसके खिलाफ कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसी तरह की शिकायतें कई जगह से आई हैं, उन शिकायतों पर जो हमारे पास प्रोविजन होगा उस पर हम अगले 45 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे। हमको कई सीटें इस तरह हराने की कोशिश की गई है और कोशिश की जा रही है। अभी देखिए, अभी तत्काल की घटना, आखिर पुलिस को ड्रोन से निगरानी करने की क्या जरूरत है कांग्रेस पार्टी दफ्तर की? इसकी वीडियोग्राफी कराने की क्या जरूरत है? इरादा क्या है सरकार के? इस सरकार को इसको स्पष्ट करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बेचैन है इस बुरी तरह हार से, क्योंकि 35-36 सीट पर टिक जाना आकर के इतने भारी बहुमत के बाद में निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश, जो कि इनकी नर्सरी है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की, जहां तीनों वो जगह है जिसके नाम पर बीजेपी आगे बढ़ी है, वहां हार, अयोध्या में हार, निश्चित तौर पर एक बड़ा तमाचा है इन लोगों के मुंह पर। आखिरी सवाल सर, अगर आपकी सरकार बनती है, प्रधानमंत्री कौन होगा? हमारा प्रधानमंत्री, जिसको सारे सांसद चुनेंगे। भारत के संविधान में प्रधानमंत्री चुनने का कोई तरीका नहीं है। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री? भारत के संविधान में नियम यह है कि जनता अपना सांसद चुनती है और सांसदों में बहुमत वाले दल या बहुमत वाले गुट के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और उनकी सलाह पर अपना मंत्रिमंडल नियुक्त। आप चाहते हैं, आपके नेता चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है राहुल गांधी प्रधानमंत्री? हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। हम ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने और वो सरकार अपने सारे वादे तत्काल पूरा करना शुरू करे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सभी साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि अगले 24 घंटे बहुत क्रूशियल हैं और इसी 24 घंटे में जो सरकार बननी बिगड़नी है वो सब कुछ होना है। इसके साथ ही साथ अमेठी से जुड़े हुए तमाम विषयों से लेकर के उत्तर प्रदेश में एक बड़े मार्जिन से जो जीत है, उन तमाम विषयों पर उन्होंने एबीपी से बातचीत की। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए।